दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आर.के. वर्मा में तेनाली राम कृष्ण की बहुत मजेदार कहानी। दोस्तों, कृष्णदेव राय कला प्रेमी थे। इसीलिए कलाकारों का प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए, उनके अच्छे प्रदर्शन के लिए उन्हें पुरस्कार देकर सम्मानित करते रहते थे। कलाकारों को सम्मानित करने से पहले वे एक बार तेनालीराम से जरूर पूछते थे। महाराज की ये बात तेनालीराम के विरोधियों को बहुत खलती थी। तेनालीराम कुछ दिनों से राज दरबार में नहीं आ रहा था, जिसका फायदा उठाते हुए उसके विरोधियों ने महाराज के कान भरने शुरू कर दिए। उनमें से एक विरोधी महाराज से बोला, महाराज, तेनालीराम रिश्वतखोर है। दूसरा बोला, महाराज, वह जिसको जितना बड़ा पुरस्कार दिलवाता है उससे उतनी ही बड़ी रिश्वत लेता है। अब रोज दरबार में महाराज को ये ही सब सुनने को मिलता, जिससे महाराज को भी तेनालीराम पर शक होने लगा। जब कुछ दिनों बाद तेनालीराम ने राज दरबार में आना शुरू कर दिया तो महाराज ने उससे कुछ कहा तो नहीं, लेकिन अब उससे कुछ भी पूछना उन्होंने बंद कर दिया। अब तेनालीराम को भी लगने लगा कि उसके पीछे जरूर कुछ बात हुई है, जिसकी वजह से महाराज ने मुझे पूछना बिल्कुल बंद कर दिया है। एक बार दरबार में बहुत सारे कलाकार आए हुए थे। उनमें से तेनालीराम ने एक को छोड़कर सबको पुरस्कार देने को कहा, लेकिन महाराज ने उसका बिल्कुल उल्टा किया। उन्होंने सारे कलाकारों को खाली हाथ ही भेज दिया और उस एक को ढेरों इनाम देकर विदा किया। महाराज का ये रवैया देखकर तेनालीराम अपने आप को अपमानित महसूस कर रहा था। वही तेनालीराम के विरोधी ये सब देखकर बहुत खुश थे। एक बार दरबार में एक गायक आया। उसने अपनी कला का प्रदर्शन करने के लिए महाराज की आज्ञा मांगी। महाराज ने अगले दिन उसे संगीतशाला में आकर अपनी कला का प्रदर्शन करने का आदेश दिया। अगले दिन उस गायक का प्रदर्शन देखने के लिए संगीतशाला में काफी भीड़ जमा हो गई थी। महाराज के आते ही उसने गायन शुरू किया तो चारों ओर वाह वाह होने लगी। गायन समाप्त होते ही तेनालीराम बोला, तुमने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। मैंने तुम्हारे जैसा कलाकार आज तक नहीं देखा। तुम्हारे प्रदर्शन के लिए तुम्हें कम से कम 15,000 मुद्राएं मिलनी चाहिए। महाराज तेनालीराम की ओर देखते हुए बोले, सच में तुम्हारा प्रदर्शन तो काबिले तारीफ था, लेकिन तुम्हें देने के लिए हमारे पास इतना धन ही नहीं कि हम तुम्हें दे सके। बेचारा गायक निराश होकर अपना सामान बटोरने लगा कि तभी तेनालीराम ने एक पोटली लाकर उसे थमा दी। तभी राजपुरोहित बोला, ये तो महाराज का अपमान हो रहा है। जब आपने उस कलाकार को कुछ नहीं दिया तो तेनालीराम को देने की क्या जरूरत थी। यह सुनते ही महाराज गुस्से से लाल पीले हो गए। उन्होंने सैनिकों को तेनालीराम और गायक को पकड़कर अपने पास लाने का आदेश दिया। सैनिक गायक और तेनालीराम को पकड़कर महाराज के पास ले आए। महाराज ने एक सेवक से उस पोटली को छीनकर उसे खोलने का आदेश दिया। जैसे ही सेवक ने पोटली खोली तो उसमें मिट्टी का खाली बर्तन था, जिसे देखकर वहां उपस्थित सभी लोग अचंभित थे। महाराज ने तेनालीराम से पूछा, तुमने ये खाली बर्तन क्यों दिया है? तेनालीराम बोला, महाराज, यह गायक बहुत दूर से आपके पास आया था। मैंने सोचा पुरस्कार न सही, कम से कम इस खाली बर्तन में वाहवाही भर कर ले जाएगा, इसीलिए मैंने ये खाली बर्तन इसे दे दिया। तेनालीराम का जवाब सुनते ही महाराज का गुस्सा फुर्र हो गया और उन्होंने उस गायक को 15,000 स्वर्ण मुद्राएं इनाम के रूप में दे दी। इस प्रकार तेनालीराम ने अपने बुद्धि बल से अपने विरोधियों की चाल पर पानी फेर दिया। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर कर दे।
हर वर्ष दशहरे से पूर्व काशी की नाटक मंडली विजयनगर आती थी। सामान्यतः वे राजा कृष्णदेव राय तथा विजयनगर की प्रजा के लिए रामलीला किया करते थे। परंतु एक बार राजा को सूचना मिली कि नाटक मंडली विजयनगर नहीं आ रही है। इसका कारण यह था कि नाटक मंडली के कई सदस्य बीमार हो गए थे। यह सूचना पाकर राजा बहुत दुखी हुए, क्योंकि दशहरे में अब कुछ ही दिन बाकी थे। इतने कम दिनों में दूसरी नाटक मंडली की भी व्यवस्था नहीं की जा सकती थी। पास में दूसरी कोई नाटक मंडली नहीं होने के कारण इस वर्ष रामलीला होने के आसार दिखाई नहीं पड़ रहे थे, जबकि दशहरे से पूर्व रामलीला होना विजयनगर की पुरानी संस्कृति थी। महाराज को इस तरह दुखी देखकर राजगुरु बोले, महाराज, यदि चाहें तो हम रामपुर के कलाकारों को संदेश भेज सकते हैं, परंतु इसमें तो कुछ सप्ताह का समय लगेगा, राजा ने निराश स्वर में कहा। इस पर तेनालीराम बोले, महाराज, मैं पास ही की एक मंडली को जानता हूँ, वे यहाँ 2 दिन में आ जाएंगे और मुझे विश्वास है कि वे रामलीला का अच्छा प्रदर्शन करेंगे। यह सुनकर राजा प्रसन्न हो गए और तेनालीराम को मंडली को बुलाने की जिम्मेदारी सौंप दी गई। साथ ही मंडली के रहने व खाने पीने की व्यवस्था का भार भी तेनाली के ही सुपुर्द कर दिया गया। शीघ्र ही रामलीला के लिए सारी व्यवस्था होनी शुरू हो गई। रामलीला मैदान को साफ किया गया। एक बड़ा सा मंच बनाया गया। नवरात्र के लिए नगर को सजाया गया। रामलीला देखने के लिए लोग बहुत उत्सुक थे, क्योंकि इसके पूर्व काशी की नाटक मंडली के न आने की सूचना से वे काफी दुखी थे, परंतु अब नई नाटक मंडली के आने की सूचना से उनका उत्साह दोगुना हो गया था। महल के निकट एक मेला भी लगाया गया था। कुछ ही दिनों में मंडली रामलीला के लिए तैयार हो गई। राजा, दरबारी, मंत्री व प्रजा प्रतिदिन रामलीला देखने आते। दशहरे के दिन की अंतिम कड़ी तो बहुत ही सराहनीय थी। मंडली में अधिकतर कलाकार बच्चे थे। उनकी कलाकारी देखकर लोगों की आंखों में आंसू तक आ गए। दशहरे के पश्चात राजा ने कुछ मंत्रियों तथा मंडली के सदस्यों को महल में भोजन के लिए बुलाया। भोजन के पश्चात राजा ने मंडली के सदस्यों को पुरस्कार दिया। फिर वे तेनालीराम से बोले, तुम्हें इतनी अच्छी मंडली कैसे मिली? बाबापुर से महाराज, तेनालीराम ने उत्तर दिया। बाबापुर? यह कहाँ है? मैंने इसके विषय में कभी नहीं सुना, राजा ने आश्चर्य से पूछा। बाबापुर विजयनगर के पास ही है, महाराज, तेनालीराम बोला। तेनालीराम की बात सुनकर मंडली के कलाकार मुस्करा दिए। राजा ने उनसे उनके इस प्रकार मुस्कराने का कारण पूछा तो मंडली का एक छोटा बालक सदस्य बोला, महाराज, वास्तव में हम लोग विजयनगर से ही आए हैं। तेनाली बाबा ने 3 दिन में हमें यह नाटक करना सिखाया था, इसलिए इसे हम बाबापुर की रामलीला कहते हैं। यह सुनकर राजा भी खिलखिलाकर हंस पड़े। अब उन्हें भी बाबापुर के रहस्य का पता चल गया था। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। 3 दोस्तों, गर्मी का मौसम था। तेनालीराम से मिलने तंजौर के पास बसे छोटे से गांव से एक दूर का रिश्तेदार आदिनारायण राव आने वाला था। वह तेनालीराम की पत्नी का रिश्तेदार था। तेनालीराम की पत्नी मेहमान के स्वागत की तैयारियों में व्यस्त थी। उसने तेनालीराम को 2 पके हुए आम छीलन को दिए और आदिनारायण के आने पर उसे शरबत के साथ देने को बताकर वह भीतर चली गई। आम छीलते हुए तेनालीराम के मुंह में पानी भर आया। उससे रहा नहीं गया और उसने चुपचाप आम का एक टुकड़ा खा लिया। आम बेहद मीठा था। अब तो तेनाली से रुका नहीं जा रहा था।
एक एक करके उसने दोनों आम खा लिए। जब तश्तरी खाली हुई तब तेनाली को पता चला कि मेहमान के लिए तो आम बचा ही नहीं। तभी तेनाली की नजर आदिनारायण पर पड़ी, जो उसके घर की ओर चला आ रहा था। तेनाली को एक तरकीब सूझी। उसने अंदर से जंग लगी एक छुरी उठाई और उसे लेकर अपनी पत्नी के पास गया और बोला, मैं इस छुरी से आम नहीं छील पा रहा हूं, इसकी तो धार ही नहीं है। लाओ मुझे दो, मैं अभी लगा लाती हूं। छुरी लेकर तेनाली की पत्नी वहीं बरामदे में रखे पत्थर पर छुरी तेज करने लगी। पत्नी को वहीं छोड़कर तेनालीराम मेहमान का स्वागत करने दरवाजे की ओर आ गया। संभाल के भाई, जरा ध्यान से सुनो। मेरी पत्नी पागल हो चुकी है। भीतर मत आना। वो तुम्हारे कान काटने की तैयारी कर रही है, देखो। अपनी पत्नी की तरफ इशारा करते हुए तेनालीराम बोला। क्या बोल रहे हो? वो मेरे कान क्यों काटेगी? आदिनारायण राव को यकीन नहीं हुआ। तुम झूठ बोल रहे हो तेनाली। मैं भला क्यों झूठ बोलूंगा? वो देखो, खुद ही देख लो। वह तुम्हारे लिए ही इस छुरी को धार लगा रही है। तेनाली ने अपनी पत्नी की और इशारा करते हुए कहा, जो इसे सबसे बेखबर बरामदे में बैठी छुरी तेज कर रही थी। जब आदिनारायण राव ने तेनाली की पत्नी को पूरे जोश से छुरी में धार लगाते देखा तो उसने आव देखा नताव और सर पर पैर रखकर वहां से भाग लिया। अपनी हंसी रोकते हुए तेनालीराम वापस अपनी पत्नी के पास गया और उसे बताया कि आदिनारायण राव आया था और न जाने दोनों आम उठाकर भाग गया। क्या? भाग गया? तेनाली की पत्नी ने अचंभे से पूछा, लालची कहीं का। उसका दिमाग फिर गया है क्या? दोनों आम ले गया? हाँ हाँ। अपनी हंसी दबाते हुए तेनाली गंभीरता से बोला। उसकी ऐसी की तैसी। गुस्से में आगबबूला होकर हाथ में पकड़ी छुरी घुमाती हुई तेनाली की पत्नी आदिनारायण की पीछे चिल्लाते हुए भागी। अरे रुक, एक तो दे जा। भागते हुए आदिनारायण राव ने उसका चिल्लाना सुना तो वह समझा कि तेनाली की पत्नी छुरी लेकर उसके कान काटने को आ रही है और धमकी दे रही है कि वह दोनों नहीं तो एक कान तो दे ही जाए। आदिनारायण ने अपनी भागने की गति बढ़ाई और ये जा वो जा। तेनाली एक तरफ खड़ा खड़ा तमाशा देखता रहा और मन ही मन खुश होता रहा कि अपनी होशियारी से उसने दोनों आमों का मजा ले लिया, बल्कि उनका इल्जाम भी दूसरे के सिर डाल दिया। इसे कहते हैं चित भी मेरी पट भी मेरी। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट में जरूर बताएं। 4 एक बार राज दरबार में नीलकेतु नाम का यात्री राजा कृष्णदेव राय से मिलने आया। पहरेदारों ने राजा को उसके आने की सूचना दी। राजा ने नीलकेतु को मिलने की अनुमति दे दी। यात्री एकदम दुबला-पतला था। वह राजा के सामने आया और बोला, महाराज, मैं नीलदेश का नीलकेतु हूँ और इस समय मैं विश्व भ्रमण की यात्रा पर निकला हूँ। सभी जगहों का भ्रमण करने के पश्चात आपके दरबार में पहुंचा हूं। राजा ने उसका स्वागत करते हुए उसे शाही अतिथि घोषित किया। राजा से मिले सम्मान से खुश होकर वह बोला, महाराज, मैं उस जगह को जानता हूं जहां पर खूब सुंदर सुंदर परियां रहती हैं। मैं अपनी जादुई शक्ति से उन्हें यहां बुला सकता हूं। नीलकेतु की बात सुन राजा खुश होकर बोले, इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? उसने राजा कृष्णदेव को रात्रि में तालाब के पास आने के लिए कहा और बोला कि उस जगह मैं परियों को नृत्य के लिए बुला भी सकता हूँ। नीलकेतु की बात मानकर राजा रात्रि में घोड़े पर बैठकर तालाब की ओर निकल गए।
तालाब के किनारे पहुंचने पर पुराने किले के पास नीलकेतु ने राजा कृष्णदेव का स्वागत किया और बोला, महाराज, मैंने सारी व्यवस्था कर दी है। वह सब परियां किले के अंदर हैं। राजा अपने घोड़े से उतर नीलकेतु के साथ अंदर जाने लगे। उसी समय राजा को शोर सुनाई दिया। देखा तो राजा की सेना ने नीलकेतु को पकड़कर बांध दिया था। यह सब देख राजा ने पूछा, यह क्या हो रहा है? तभी किले के अंदर से तेनालीराम बाहर निकलते हुए बोले, महाराज, मैं आपको बताता हूँ। तेनालीराम ने राजा को बताया, यह नीलकेतु एक रक्षा मंत्री है और महाराज, किले के अंदर कुछ भी नहीं है। यह नीलकेतु तो आपको जान से मारने की तैयारी कर रहा है। राजा ने तेनालीराम को अपनी रक्षा के लिए धन्यवाद दिया और कहा, तेनालीराम, यह बताओ, तुम्हें यह सब पता कैसे चला? तेनालीराम ने राजा को सच्चाई बताते हुए कहा, महाराज, आपके दरबार में जब नीलकेतु आया था तभी मैं समझ गया था। फिर मैंने अपने साथियों से इसका पीछा करने को कहा था, जहां पर नीलकेतु आपको मारने की योजना बना रहा था। तेनालीराम की समझदारी पर राजा कृष्णदेव ने खुश होकर उन्हें धन्यवाद दिया। दोस्तों, यह कहानी अपने मित्रों को जरूर शेयर करें। एक बार राजा कृष्णदेव राय दरबार में बैठे मंत्रियों के साथ विचार विमर्श कर रहे थे कि तभी एक व्यक्ति उनके सामने आकर कहने लगा, महाराज, मेरे साथ न्याय करें। मेरे मालिक ने मुझे धोखा दिया है। इतना सुनते ही महाराज ने उससे पूछा, तुम कौन हो और तुम्हारे साथ क्या हुआ है? अन्नदाता, मेरा नाम नामदेव है। कल मैं अपने मालिक के साथ किसी काम से एक गांव में जा रहा था। गर्मी की वजह से चलते चलते हम थक गए और पास में स्थित एक मंदिर की छाया में बैठ गए। तभी मेरी नजर एक लाल रंग की थैली पर पड़ी जो कि मंदिर के एक कोने में पड़ी हुई थी। मालिक की आज्ञा लेकर मैंने वो थैली उठा ली। उसे खोलने पर पता चला कि उसके अंदर बेर के आकार के 2 हीरे चमक रहे थे। हीरे मंदिर में पाए गए थे, इसलिए उन पर राज्य का अधिकार था। परंतु मेरे मालिक ने मुझसे ये बात किसी को भी बताने से मना कर दिया और कहा कि हम दोनों इसमें से एक एक हीरा रख लेंगे। मैं अपने मालिक की गुलामी से परेशान था, इसलिए मैं अपना काम करना चाहता था, जिसके कारण मेरे मन में लालच आ गया। हवेली आते ही मालिक ने हीरे देने से साफ इनकार कर दिया। यही कारण है कि मुझे इंसाफ चाहिए। महाराज ने तुरंत कोतवाल को भेजकर नामदेव के मालिक को महल में पेश होने का आदेश दिया। नामदेव के मालिक को जल्द ही राजा के सामने लाया गया। राजा ने उससे हीरों के बारे में पूछा तो वह बोला, महाराज, ये बात सच है कि मंदिर में हीरे मिले थे, लेकिन मैंने वो हीरे नामदेव को देकर उन्हें राजकोष में जमा करने को कहा था। जब वह वापस लौटा तो मैंने उससे राजकोष की रसीद मांगी तो वह आनाकानी करने लगा। मैंने जब इसे धमकाया तो ये आपके पास आकर मनगढ़ंत कहानी सुनाने लगा। अच्छा, तो ये बात है, महाराज ने कुछ सोचते हुए कहा, क्या तुम्हारे पास इस बात का कोई सबूत है कि तुम सच बोल रहे हो? अन्नदाता, अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं तो आप मेरे दूसरे 3 नौकरों से पूछ सकते हो। वो उस वक्त वहीं थे। उसके बाद 3 नौकरों को राजा के सामने लाया गया। तीनों ने नामदेव के खिलाफ गवाही दी। महाराज 3 नौकरों और मालिक को वही बिठाकर अपने विश्राम कक्ष में चले गए और सेनापति तेनालीराम महामंत्री को भी इस विषय में बात करने के लिए वहां बुलवा लिया। उनके पहुंचने पर महाराज ने महामंत्री से पूछा, आपको क्या लगता है, क्या नामदेव झूठ बोल रहा है? जी महाराज,
नामदेव ही झूठा है। उसके मन में लालच आ गया होगा और उसने हीरे अपने पास ही रख लिए होंगे। सेनापति ने गवाहों को झूठा बताया। उसके हिसाब से नामदेव सच बोल रहा था। तेनालीराम चुपचाप खड़ा सबकी बातें सुन रहा था। तब महाराज ने उसकी ओर देखते हुए उसकी राय मांगी। तेनालीराम बोला, महाराज, कौन झूठा है और कौन सच्चा इस बात का अभी पता लग जाएगा, परंतु आप लोगों को कुछ समय के लिए पर्दे के पीछे छुपना होगा। महाराज इस बात से सहमत हो गए क्योंकि वो जल्दी से जल्दी इस मसले को सुलझाना चाहते थे, इसीलिए पर्दे के पीछे जाकर छुप गए। महामंत्री और सेनापति मुंह सिकोड़ते हुए पर्दे के पीछे चले गए। अब विश्राम कक्ष में केवल तेनालीराम ही दिखाई दे रहा था। अब उसने सेवक से कहकर पहले गवाह को बुलाया। गवाह के आने पर तेनालीराम ने पूछा, क्या तुम्हारे मालिक ने तुम्हारे सामने नामदेव को हीरे दिए थे? जी हाँ। फिर तो तुम्हें हीरे के रंग और आकार के बारे में भी पता होगा। तेनालीराम ने एक कागज और कलम गवाह के सामने करते हुए उससे कहा, लो, मुझे इस पर हीरे का चित्र बनाकर दिखाओ। इतना सुनते ही उसकी सिट्टी पिट्टी गुल हो गई और बोला, मैंने हीरे नहीं देखे क्योंकि वो लाल रंग की थैली में थे। अच्छा, अब चुपचाप वहां जाकर खड़े हो जाओ। अब दूसरे गवाह को बुलाकर उससे भी यही प्रश्न पूछा गया। उसने हीरो के रंग के बारे में बताकर कागज पर दो गोल गोल आकृतियां बनाकर अपनी बात साबित की। फिर उसे भी पहले गवाह के पास खड़ा कर दिया गया और तीसरे गवाह को बुलाया गया। उसने बताया कि हीरे भोजपत्र की थैली में थे, इस वजह से वह उन्हें देख नहीं पाया। इतना सुनते ही महाराज पर्दे के पीछे से सामने आ गए। महाराज को देखते ही तीनों घबरा गए और समझ गए कि अब सच बोलने में ही उनकी भलाई है। तीनों महाराज के पैरों को पकड़कर माफी मांगने लगे और बोले, हमें झूठ बोलने के लिए हमारे मालिक ने धमकाया था और नौकरी से निकालने की धमकी दी थी, इसीलिए हमें झूठ बोलना पड़ा। महाराज ने तुरंत मालिक के घर की तलाशी के आदेश दे दिए। तलाशी लेने पर दोनों हीरे बरामद कर लिए गए। सजा के तौर पर मालिक को 10,000 स्वर्ण मुद्राएं नामदेव को देनी पड़ी और 20,000 स्वर्ण मुद्राएं जुर्माने के तौर पर भरनी पड़ी, जबकि बरामद हुए दोनों हीरे राजकोष में जमा कर लिए गए। इस प्रकार तेनालीराम की मदद से महाराज ने नामदेव के हक में फैसला सुनाया। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। 4 महाराज, राजपुरोहित और तेनालीराम राज उद्यान में टहल रहे थे कि महाराज बोले, ऐसी सर्दी में तो खूब खाओ और सेहत बनाओ। वैसे भी इस बार तो कड़के की ठंड पड़ रही है। ऐसे में तो मिठाई खाने का मजा ही कुछ और है। जैसे ही खाने पीने की बात शुरू हुई तो राजपुरोहित के मुंह में पानी आ गया और वह बोला, महाराज, ऐसे में तो मावे की मिठाई खाने में बड़ा ही आनंद आता है। सर्दियों की सबसे बढ़िया मिठाई कौन सी है? महाराज ने अचानक से पूछा। तेनालीराम से पहले पुरोहित बोला, महाराज, एक हो तो बताओ। काजू, पिस्ते की बर्फी, हलवा, रसगुल्ले आदि बहुत सी मिठाइयां हैं जो हम सर्दी में खा सकते हैं। अब महाराज ने तेनालीराम से पूछा, अब तुम बताओ। तेनालीराम बोला, महाराज, आज रात आप मेरे साथ चलना। मैं आपको अपनी पसंद की सर्दियों की मिठाई खिला दूंगा। कहाँ चलना है? महाराज ने पूछा। महाराज, दरअसल मेरी पसंद की मिठाई यहाँ मिलती नहीं है, इसीलिए आपको मेरे साथ चलना होगा। महाराज ने कहा, ठीक है, हम तुम्हारे साथ चलेंगे। रात होते ही महाराज ने साधारण मनुष्य का भेष बना लिया और तीनों निकल पड़े तेनालीराम की पसंद की मिठाई खाने के लिए।
काफी देर चलते चलते एक गांव भी पार हो गया और वे अब खेतों में पहुंच गए कि महाराज बोले, तेनालीराम, आज तो तुमने हमें बिल्कुल थका दिया। तुम्हारी मनपसंद मिठाई खाने के लिए हमें अभी कितना और चलना पड़ेगा? बस महाराज, जहां ये लोग बैठे हाथ सेक रहे हैं, बस वहीं तक चलना है, तेनालीराम ने कहा। थोड़ी ही देर में तीनों वहां पहुंच गए। तेनालीराम ने महाराज और पुरोहित को वहां रुकने के लिए कहा और खुद थोड़ी ही दूरी पर स्थित एक कोल्हू में जा पहुंचा, जहां एक तरफ गन्नों की पिराई हो रही थी और एक तरफ बड़े बड़े कड़ाहों में गन्ने का रस पकाकर ताजा गुड़ बनाया जा रहा था। वहां काम कर रहे एक व्यक्ति से तेनालीराम ने 3 पत्तलों में गुड़ रखवाया और आग तेप रहे महाराज और पुरोहित को लाकर एक एक पत्तल थमा दी। महाराज ने जैसे ही गर्मागर्म गुड़ मुंह में डाला तो वे बोले, वाह, क्या मिठाई है! सच में तेनालीराम, इसे खाते ही हमारी तो सारी थकान उतर गई। अब महाराज ने पुरोहित से पूछा, क्यों पुरोहित जी, आपको कैसी लगी मिठाई? यह मिठाई तो वाकई लाजवाब है, पुरोहित ने कहा। तभी दोनों ने एक साथ पूछा, पर यह है कौन सी मिठाई तेनालीराम, अब तो बता दो। महाराज, ये गुड़ है। गर्मागर्म गुड़ किसी मिठाई से कम थोड़ी होता है, तेनालीराम ने कहा। दोनों आश्चर्यचकित होकर बोले, क्या ये गुड़ है? जी महाराज, तेनालीराम ने उत्तर दिया। सच में तेनालीराम, ये किसी मिठाई से कम नहीं है, महाराज ने तेनालीराम की पीठ थपथपाते हुआ कहा। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर कर दो। 5 राजा कृष्णदेव राय का दरबार लगा हुआ था। महाराज अपने दरबारियों के साथ किसी चर्चा में व्यस्त थे। अचानक से चतुर और चतुराई पर चर्चा चल पड़ी। महाराज कृष्णदेव के दरबार में दरबारियों से लेकर राजगुरु तक तेनालीराम से चिढ़ते थे। तेनालीराम को नीचा दिखाने के उद्देश्य से एक मंत्री ने खड़े होकर कहा, महाराज, आपके इस दरबार में बुद्धिमान और चतुर लोगों की कमी नहीं। यदि अवसर दिया जाए तो हम भी अपनी बुद्धिमानी सिद्ध कर सकते हैं, किंतु क्या मंत्री जी? महाराज कृष्णदेव ने आश्चर्य से पूछा। सेनापति अपने स्थान से उठकर बोला, मैं बताता हूं महाराज। मंत्री जी क्या कहना चाहते हैं? तेनालीराम के सामने किसी भी दरबारी को अपनी योग्यता सिद्ध करने की प्राथमिकता नहीं दी जाती। हर मामले में तेनालीराम आगे अड़कर चतुराई का श्रेय स्वयं ले जाते हैं। जब तक अन्य लोगों को अवसर नहीं मिलेगा, वे अपनी योग्यता कैसे सिद्ध करेंगे? सेनापति की बात सुनकर महाराज समझ गए कि सभी दरबारी तेनालीराम के विरोध में हैं। महाराज कुछ क्षण के लिए शांत होकर सोचने लगे। तभी उनकी दृष्टि कोने में लगी ठाकुर जी की प्रतिमा पर गई। प्रतिमा के सामने जलती धूप बत्ती को देखकर राजा को सभी दरबारियों की परीक्षा लेने का उपाय सूझ गया। उन्होंने फौरन कहा, आप सभी को अपनी योग्यता सिद्ध करने का एक अवसर अवश्य दिया जाएगा, और जब तक आप सभी अपनी योग्यता सिद्ध नहीं कर देते, तेनालीराम भी बीच में नहीं आएगा। यह सुनकर सभी दरबारी बड़े प्रसन्न हुए। ठीक है महाराज, कहिए हमें क्या करना है? राजा ने धूप बत्ती की और इशारा करते हुए कहा, मुझे 2 हाथ धुआं चाहिए। जो भी दरबारी ऐसा कर पाया उसे तेनालीराम से भी अधिक बुद्धिमान और चतुर समझा जाएगा। राजा कृष्णदेव की बात सुनकर सभी दरबारी आपस में फुसफुसाने लगे कि यह कैसा मूर्खतापूर्ण कार्य है। भला धुआं भी कभी नापा जा सकता है। एक एक कर सभी दरबारी अपनी अपनी युक्ति लगाकर धुआं नापने में लग गए।
कोई दोनों हाथों में धुआं नापने की कोशिश करता, किंतु धुआं हाथों से निकल लहराता हुआ ऊपर की तरफ निकल जाता। सभी ने भरपूर कोशिश की, लेकिन कोई भी दो हाथ धुआं महाराज को न दे सका। जब सभी दरबारी थक कर बैठ गए तो एक दरबारी बोला, महाराज, धुआं नापना हमारी दृष्टि में असंभव कार्य है। हाँ, यदि तेनालीराम ऐसा कर पाए तो हम उसे अपने से भी चतुर मान लेंगे, किंतु वह ऐसा नहीं कर पाए तो आप उसे हमारे समान ही समझेंगे। राजा मंद मंद मुस्कुराते हुए बोले, क्यों तेनाली, क्या तुम्हें यह चुनौती स्वीकार है? तेनालीराम ने अपने स्थान से उठकर सिर झुकाते हुए कहा, अन्नदाता, मैंने सदैव आपके आदेश का पालन किया है, इस बार भी अवश्य करूंगा। तेनालीराम ने एक सेवक को बुलाकर उसके कान में कुछ शब्द कहे। सेवक तुरंत दरबार से चला गया। अब तो दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी यह देखने के लिए उत्सुक थे कि कैसे तेनालीराम राजा को दो हाथ धुआं देता है। तभी सेवक शीशे की बनी दो हाथ लंबी नली लेकर दरबार में हाजिर हुआ। तेनालीराम ने उस नली का मुंह धूपबत्ती से निकलते धुएं पर लगा दिया। थोड़ी ही देर में शीशे की नली धुएं से भर गई और तेनाली ने नली के मुहर पर कपड़ा लगा दिया और उसे महाराज की ओर करते हुए कहा, महाराज, ये लीजिए दो हाथ धुआं। यह देख महाराज के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और उन्होंने तेनाली से नली ले ली और दरबारियों की तरफ देखा। सबके सिर नीचे झुके हुए थे, लेकिन दरबार में कुछ दरबारी ऐसे भी थे जो तेनालीराम के पक्ष में थे। उन सब की आंखों में भी तेनाली के लिए प्रशंसा के भाव थे। तेनालीराम की बुद्धिमानी और चतुराई देख राजा बोले, अब तो आप मान गए होंगे कि तेनालीराम की बराबरी कोई नहीं कर सकता। दरबारी भला क्या बोलते, वो सब चुप सुनते रहे। दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर कर दे और कमेंट में बताएं कहानी कैसी लगी। 4 विजयनगर राज्य का अपने पड़ोसी राज्य से मनमुटाव चल रहा था। तेनालीराम के विरोधियों को तेनालीराम के खिलाफ राजा कृष्णदेव राय को भड़काने का यह बड़ा ही सुंदर अवसर जान पड़ा। एक दिन राजा कृष्णदेव राय अपने बगीचे में अकेले बैठे पड़ोसी राज्य की समस्या के बारे में ही सोच रहे थे कि तभी एक दरबारी उनके पास पहुंचा और बड़ी होशियारी से इधर उधर झांकता हुआ राजा के कान के पास मुंह ले जाकर बोला, महाराज, कुछ सुना आपने? नहीं तो डॉट क्या हुआ? राजा चौंके। महाराज, क्षमा करें, पहले जान बख्श देने का वचन दें तो कुछ कहूं। जो भी कहना हो निस्संकोच कहो, डरने की कोई बात नहीं है, राजा ने दरबारी को अभय दान देते हुए कहा। महाराज, तेनालीराम पड़ोसी राजा से मिले हुए हैं। वे हमारे पड़ोसी राजा के साथ हमारे संबंध बिगाड़ना चाहते हैं। क्या बकते हो? राजा गरज कर बोले। मैं तो पहले ही समझ गया था महाराज। तेनालीराम ने आपके ऊपर ऐसा जादू किया हुआ है कि आप उसकी शिकायत सुन ही नहीं सकते, या यूं कहिए कि तेनालीराम की शिकायत आपके कानों को सहन नहीं होती। तेनालीराम राज्य का सच्चा वफादार है। वह कभी राजद्रोह नहीं कर सकता। तुम्हें कहीं से अवश्य ही गलत सूचना मिली है, राजा कृष्णदेव राय ने उस दरबारी से कहा। महाराज, आपको जितना विश्वास तेनालीराम की सच्चाई पर है, उससे कहीं अधिक विश्वास मुझे अपनी इस सूचना पर है। पूरी तरह जांच व परख करके ही मैंने आप तक यह सूचना पहुंचाई। जब उस दरबारी ने खूब जोर देकर अपनी बात कही तो राजा को सोचने पर मजबूर होना पड़ा। राजा ने कहा, ठीक है, मैं इस बात की जांच करूंगा और अगर तेनालीराम दोषी पाया गया तो उसे अवश्य ही कठोर दंड दिया जाएगा।
राजा की इस बात से प्रसन्न होकर दरबारी अपने घर चला गया। दूसरे दिन कृष्णदेव राय ने तेनालीराम को एकांत में बुलवाया और बोले, तेनालीराम, हमें सूचना मिली है कि तुम हमारे शत्रु राजा से मिलकर हमारे विजयनगर राज्य को दूसरे के अधीन कराना चाहते हो। तेनालीराम ने जब अपने ऊपर लगाया गया यह आरोप सुना तो वह सिर से पैर तक कांप गया। वह राजा को इस बात का क्या उत्तर दे, उसे एकाएक यह भी सुझाई नहीं पड़ रहा था। राजा ने जब तेनालीराम को चुप देखा तो वह क्रोध से भभक उठे और बोले, तो तुम्हारे चुप रहने का यही अर्थ लगाया जाए कि तुम अपना अपराध स्वीकार करते हो। यह सुनकर तेनालीराम की आंखों में आंसू आ गए। वह बोला, महाराज की बात काटने का साहस न तो मैंने अब तक किया है और न ही कभी भविष्य में कर सकूंगा। राजा तो क्रोध से भरे हुए थे। तेनालीराम के इस उत्तर से वे और भी भड़क उठे। बोले, तुमने जिस पड़ोसी राजा से सांठगांठ की है अब उसी के राज्य में जाकर रहो, मेरा राज्य कल ही छोड़ दो। इतने बड़े अपराध की इतना मामूली सजा, तेनालीराम ने राजा से कहा। तुम्हारी अब तक की सेवा को देखते हुए, मेरे तुम्हारे मित्रतापूर्ण संबंधों को देखते हुए तथा तुम्हारे पद की गरिमा को देखते हुए मैं तुम्हें इतना ही दंड देना उचित समझता हूँ। यदि कहीं अपराध किसी और ने किया होता तो मैं उसकी बोटी बोटी नुचवा लेता, राजा ने क्रोध में बिफरते हुए कहा। तेनालीराम ने राजा का फैसला सुना और अपनी सफाई में एक भी शब्द नहीं कहा। बेचारा चुपचाप सिर झुकाकर राजा के सामने से चला गया। दूसरे दिन जब तेनालीराम के विरोधियों ने यह सुना कि तेनालीराम राज्य छोड़कर चला गया है तो उनकी खुशी की सीमा न रही। वह सब राजा पर अपना प्रभाव बढ़ाने के उपाय सोचने लगे और अपनी पदोन्नति के मंसूबे बांधने लगे। तेनालीराम विजयनगर राज्य के शत्रु राज्य की राजधानी पहुंचा और वहां के राजा से मिला। उसने उस राजा के गुणों का वर्णन छंदबद्ध करके उसे सुनाया। राजा अपनी प्रशंसा सुनकर खुशी से झूम उठा। उसने तेनालीराम से उसका परिचय पूछा। तेनालीराम ने अपना परिचय देते हुए कहा, मैं विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय का निजी सचिव तेनालीराम हूँ। उस राजा ने तेनालीराम की बहुत प्रशंसा पहले ही सुन रखी थी, लेकिन तेनालीराम से भेंट का यह पहला अवसर था। उस राजा ने तेनालीराम का भरपूर स्वागत किया। तेनालीराम ने इस स्वागत के लिए राजा को धन्यवाद दिया। राजा बोला, तेनालीराम, राजा कृष्णदेव राय हमें अपना शत्रु मानते हैं, फिर भी तुम हमारे दरबार में निडर होकर कैसे चले आए? तुम तो राजा कृष्णदेव राय के निजी सचिव हो। यहाँ शत्रु के राज्य में तुम्हारा कोई भी अनिष्ट हो सकता है? राजा ने हालांकि सच कहा था। फिर भी तेनालीराम ने मुस्कुराकर कहा, राजन, आप विद्वान हैं, आपके पास अपार शक्ति है। आप सुयोग्य प्रशासक हैं और प्रजा की भलाई चाहने वाले हैं। बिल्कुल ऐसे ही गुण हमारे महाराज में भी हैं। वे आपको अपना शत्रु नहीं, मित्र मानते हैं। आपकी इसी भ्रांति के निवारण के लिए महाराज ने मुझे आपके पास भेजा है। महाराज हमारे दुश्मन नहीं, दोस्त हैं। आश्चर्य से चौंकता हुआ राजा बोला, लेकिन हमारे जासूसों ने तो हमें यह खबर दी थी कि राजा कृष्णदेव राय हमारे राज्य पर हमला करने की तैयारी कर रहे हैं। हाँ राजन, हमारे गुप्तचरों ने हमारे महाराज से यही बात आपके लिए भी कही थी। तभी हमारे महाराज ने मुझे आपके पास भेजा है। युद्ध कभी किसी के लिए लाभकारी हुआ है जो आप जैसे दो विद्वान राजाओं को लाभकारी होगा, तेनालीराम ने कहा। उस राजा पर तेनालीराम की बातों का असर हुआ।
वह बोला, लड़ाई तो मैं भी नहीं चाहता, लेकिन यह बात साबित कैसे हो कि राजा कृष्णदेव राय सच्चे दिल से सुलह के इच्छुक हैं? आप कल ही कुछ उपहार व संधि पत्र देकर अपना एक दूत विजयनगर भेज दें। उस दूत को मैं भी अपना एक पत्र दूंगा। यदि महाराज कृष्णदेव राय आपका उपहार स्वीकार कर लें तो मित्रता समझी जाए, और यदि वे उपहार लौटा दें तो आप मुझे जो चाहे दंड दे दें। लेकिन यह तो मेरी तरफ से सुलह का पैगाम हुआ। यह तो मेरी हेठी मानी जाएगी, राजा ने कहा। लेकिन संधि प्रस्ताव लेकर तो मैं स्वयं आपकी सेवा में उपस्थित हुआ हूं। पहल तो हमारे राज्य की ओर से है। राजा की समझ में यह बात आ गई। उसने दूसरे ही दिन अपना एक विशेष दूत कुछ उपहार साथ देकर विजयनगर भेज दिया। उधर राजा कृष्णदेव राय को भी यह पता चल चुका था कि तेनालीराम बेकसूर था। उसके विरुद्ध दरबारियों ने आपस में मिलकर झूठी चाल चली थी। इधर जैसे ही शत्रु राजा का दूत बहुमूल्य उपहार लेकर राजा कृष्णदेव राय के पास पहुंचा तो राजा प्रसन्नता से भर उठे। उन्होंने मन ही मन तेनालीराम की बुद्धिमानी की प्रशंसा की और उस दूत के साथ ही अपना मंत्री भी उस राजा के लिए उपहार देकर भेज दिया। राजा कृष्णदेव राय ने अपना एक विशेष पत्र भी उस राजा के नाम लिखा कि तेनालीराम को तुरंत वापस भेज दिया जाए। और जब तेनालीराम वापस विजयनगर पहुंचा तो राजा कृष्णदेव राय ने उसका विशेष स्वागत किया और उसे ढेरों पुरस्कार दिए। जिन दरबारियों ने तेनालीराम के विरुद्ध षड्यंत्र रचा था, वे दरबारी शर्म से पानी पानी हो गए। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक जरूर कर दे और वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। 5 तेनालीराम का न्याय बहुत मजेदार कहानी। महाराज कृष्णदेव राय अपने सभासदों के साथ अपने राजदरबार में बैठे थे। किसी विषय पर बहस चल रही थी। महाराज गौर से सभासदों के विचार सुन रहे थे। इसी बीच एक गरीब व्यक्ति फरियादी के रूप में दरबार में उपस्थित हुआ और महाराज के समक्ष हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। महाराज ने उसकी तरफ देखा तो वह सिसकते हुए बोला, महाराज, फरियादी हैं। आपके पास अपनी फरियाद लेकर आया है। महाराज ने उससे कहा, बोलो, तुम्हारी क्या फरियाद है और तुम क्या चाहते हो? महाराज, मैं गडरिया है। भेड़ बकरियां पालना मेरा पुश्तैनी धंधा है। मेरे परिवार का भरण पोषण इन्हीं भेड़ बकरियों से होता है। मेरे पड़ोस में एक व्यक्ति पक्के मकान में रहता है। वह साधन संपन्न होते हुए भी मुझसे ईर्ष्या रखता है। इसी ईर्ष्या के कारण उसने मेरी झोंपड़ी से सटाकर अपनी जमीन में ऊंची दीवार खड़ी करवा ली कि मेरी बकरियां उसके अहाते में चरने न जा सकें। कल तेज बारिश में उसकी वह दीवार ढह गई और दीवार के मलबे में दबकर मेरी 10 बकरियां मर गई। मुझ गरीब को इससे बहुत हानि हुई है, जिसकी भरपाई होनी चाहिए, नहीं तो मेरा परिवार चलाना कठिन हो जाएगा। महाराज कुछ बोलते उससे पहले ही तेनालीराम ने कहा, इस घटना में तो नुकसान की भरपाई उसे करनी चाहिए जिसकी दीवार गिरी है। जी हाँ महाराज, मुझे न्याय मिल जाए, इसी आशा में मैं हाथ जोड़े खड़ा है, फरियादी ने कहा। महाराज ने तेनालीराम से कहा, तेनालीराम, इस फरियादी की व्यथाकथा सुनकर तुम जो भी उचित हो करो। जैसी आज्ञा महाराज, तेनालीराम ने कहा और प्रहरी को भेजकर उसने फरियादी के पड़ोसी को दरबार में बुलवा लिया। तेनालीराम ने फरियादी के पड़ोसी से कहा, तुम्हारे मकान की दीवार ढहने से इस व्यक्ति की 10 बकरियों मर गईं। इसको हुई इस अप्रत्याशित क्षति की भरपाई तो तुम्हें करनी होगी।
उस व्यक्ति ने तेनालीराम के आगे अपने हाथ जोड़ लिए और कहा, आपका आदेश सिर आंखों पर, लेकिन श्रीमान, आप इतना तो विचार करें कि दीवार मैंने बनाई नहीं, बनवाई है। दीवार गिरने से मुझे भी तो क्षति हुई है। मेरी क्षतिपूर्ति कौन करेगा? दीवार गिरने का कारण तो अपर्याप्त गारे से ईंटों का जोड़ा जाना ही होगा। इसलिए दीवार गिरने के लिए मैं नहीं, उसे बनाने वाला दोषी है। तेनालीराम ने उस व्यक्ति से कहा, तुम ठीक कहते हो। दीवार गिरने से तुम्हें भी क्षति हुई है और इसके लिए भी वह कारीगर जिम्मेदार है जिसने दीवार बनाई है। तेनालीराम ने आदेश दिया कि दरबार में कारीगर को बुलाया जाए। थोड़ी ही देर में 2 सिपाही कारीगर को भी दरबार में पकड़कर ले आए। तेनालीराम ने उस कारीगर को दीवार गिरने की घटना बताई और कहा, दीवार गिरने से हुई क्षति की भरपाई उसे ही करनी होगी। तब कारीगर ने कहा, दीवार गिरने की घटना के लिए वह जिम्मेदार नहीं है। असल में गारा बनाते समय भिश्ती ने जिस मशक से पानी डाला, उस मशक की माप सही नहीं थी, जिसके कारण अधिक पानी पड़ने से गारा गीला हो गया और दीवार कमजोर बनी। दरबार में फिर भिश्ती को भी बुलाया गया। भिश्ती पर जब दीवार गिरने का दोष मढ़ा गया तब भिश्ती रो पड़ा। उसने रोते रोते कहा, महाराज, मुझ पर अन्याय न हो। मशक तो मैंने बनाई नहीं। जो मशक मैंने मांगी, इसे बनाने और बेचने वाले ने मुझे यह मशक देकर झूठ बोला कि जिस माप की मशक मैंने मांगी थी उसने उसी माप की मशक मुझे बेची है, और मुझे यह मशक इसी व्यक्ति ने बेची थी जिसकी बकरियां दीवार ढहने से मरी हैं। तेनालीराम ने फरियादी की ओर देखा। फरियादी हाथ जोड़े बोला, जी हाँ, मशक मैंने ही बेची थी, मुझे क्षमा कर दें। तेनालीराम ने उससे कहा, भविष्य में झूठ बोलकर सामान मत बेचना, जाओ घर जाओ। शिकायतकर्ता अपने छोटे मानदोह के साथ घर लौट आया। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर कर दे। 5 दोस्तों, एक बार राजा कृष्णदेव राय और तेनालीराम के बीच बहस छिड़ गई। बहस का मुद्दा था कि लोगों को आसानी से मूर्ख बनाया जा सकता है या नहीं। महाराज का कहना था कि ऐसा करना आसान नहीं है, परंतु तेनालीराम के विचार में लोगों को मूर्ख बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। राजा कृष्णदेव राय बोले, तुम किसी को उसकी इच्छा के विरुद्ध किसी भी कार्य को करने के लिए विवश नहीं कर सकते हो। तेनाली बोला, महाराज, इस दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। मैं साबित कर सकता हूं। आप चाहें तो मैं सबके सामने आपकी किसी से जुटे द्वारा मरम्मत भी करवा सकता हूं। राजा ने कहा, बातें तो बड़ी ऊंची कर रहे हो तेनाली। जो कहा है वह करके दिखाओ तब जाने। मैं आपकी चुनौती स्वीकार करता हूं, महाराज। बस मुझे यह कर दिखाने के लिए कुछ दिनों की मोहलत दीजिए।